भारत का इतिहास हजारों वर्षों तक शक्तिशाली राजवंशों, समृद्ध सभ्यताओं और उन्नत राजनीतिक व्यवस्थाओं से भरा हुआ रहा है। प्राचीन और मध्यकालीन काल में यहाँ कई शक्तिशाली साम्राज्य उभरे, जिन्होंने विशाल भूभाग पर शासन किया और मजबूत प्रशासनिक संरचनाएं विकसित कीं। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं और धीरे-धीरे भारत की राजनीतिक शक्ति कमजोर होने लगी। यही कमजोरी आगे चलकर विदेशी शक्तियों के लिए अवसर बन गई, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिसने अंततः भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। मध्यकालीन भारत में मुगल एम्पायर एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य था। विशेष रूप से अकबर के शासनकाल में ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। अकबर ने न केवल सैन्य शक्ति के माध्यम से, बल्कि कुशल प्रशासन और धार्मिक सहिष्णुता के माध्यम से भी साम्राज्य को स्थिर बनाया। उनके शासनकाल में भारत का राजनीतिक ढांचा मजबूत और संगठित दिखाई देता था। लेकिन अकबर के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। उनके उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य को बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन समय के साथ प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ती गईं। विशेष रूप से औरंगजेब के लंबे शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन इसके लिए लगातार युद्धों में संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हुआ। दक्षिण भारत में लंबे समय तक चले सैन्य अभियानों ने साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक संरचना को कमजोर कर दिया। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब मुगल साम्राज्य एक विशाल लेकिन अस्थिर संरचना बन चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष शुरू हो गए। विभिन्न राजकुमारों और दरबारी गुटों के बीच सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इस कारण केंद्रीय शासन कमजोर होता गया और प्रांतीय शासकों की शक्ति बढ़ने लगी। इसी समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र शक्तियां उभरने लगीं। उदाहरण के लिए मराठा एम्पायर ने पश्चिम और मध्य भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। इसी प्रकार पंजाब में सिख एम्पायर का उदय हुआ। दक्षिण भारत में भी कई क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत होने लगीं। ये स्थिति भारत की राजनीतिक एकता को कमजोर करने लगी। जहां पहले एक केंद्रीय साम्राज्य पूरे उपमहाद्वीप पर प्रभाव रखता था, वहीं अब कई छोटे छोटे राज्य अपनी अपनी शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन राज्यों के बीच आपसी संघर्ष और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी। इसी राजनीतिक विभाजन ने विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। यूरोप में उस समय व्यापार और समुद्री शक्ति का तेजी से विकास हो रहा था। कई यूरोपीय देश एशिया के साथ व्यापार करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से कई व्यापारिक कंपनियां भारत पहुंची। इन कंपनियों में सबसे प्रभावशाली शक्ति थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी प्रारंभ में केवल व्यापार करने के लिए भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया 1757 में, जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया। इस युद्ध में कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इस विजय के पीछे केवल सैन्य शक्ति ही नहीं थी, बल्कि राजनीतिक चालें और विश्वासघात भी महत्वपूर्ण कारण थे। इस युद्ध के बाद बंगाल पर कंपनी का प्रभाव स्थापित हो गया। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता था। यहाँ की कृषि, व्यापार और उद्योग अत्यंत विकसित थे। इसलिए बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त करना कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभदायक साबित हुआ। प्लासी के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, बैटल ऑफ बक्सर। इस युद्ध में कंपनी की सेना ने मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इस विजय ने कंपनी की राजनीतिक स्थिति को और अधिक मजबूत बना दिया। इसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार मिल गया। ये अधिकार दीवानी के नाम से जाना जाता था। अब कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं रही, बल्कि वो एक प्रशासनिक शक्ति भी बन गई, जो सीधे भारतीय जनता से कर वसूल सकती थी। कंपनी ने धीरे धीरे भारतीय राज्यों के साथ अलग अलग प्रकार की राजनीतिक संधियां करना शुरू कर दिया। इन संधियों का उद्देश्य ये था कि भारतीय शासक कंपनी की सैन्य और राजनीतिक शक्ति पर निर्भर हो जाएं। इसी नीति के अंतर्गत बाद में सहायक संधि जैसी व्यवस्थाएं विकसित हुईं। इन संधियों के माध्यम से कई भारतीय राज्यों को कंपनी की सेना को अपने राज्य में रखने के लिए बाध्य किया गया। बदले में उन राज्यों को भारी धनराशि कंपनी को देनी पड़ती थी। यदि कोई राज्य यह भुगतान नहीं कर पाता, तो कंपनी उस राज्य के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेती थी।
इस प्रकार धीरे धीरे भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता कमजोर होती गई। कई भारतीय शासक अपने आंतरिक संघर्षों में कंपनी की सहायता लेने से भी नहीं हिचकते थे। ये स्थिति कंपनी के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हुई। कंपनी ने इन सभी परिस्थितियों का अत्यंत चतुराई से उपयोग किया। उन्होंने केवल युद्ध के माध्यम से ही नहीं, बल्कि कूटनीति, आर्थिक नियंत्रण और राजनीतिक चालों के माध्यम से भी अपनी शक्ति को बढ़ाया। धीरे धीरे ये स्थिति बन गई कि भारत के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथ में पहुंच गई। भारतीय शासक अभी भी अपने राज्यों में मौजूद थे, लेकिन उनकी स्वतंत्रता सीमित हो चुकी थी। इस प्रकार भारत का राजनीतिक पतन केवल युद्धों का परिणाम नहीं था। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें आंतरिक कमजोरियां, क्षेत्रीय संघर्ष और विदेशी हस्तक्षेप सभी शामिल थे। यही परिस्थितियां आगे चलकर औपनिवेशिक शासन की नींव का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं रही थी, बल्कि वो भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। ये विस्तार केवल युद्धों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि कूटनीति, आर्थिक नियंत्रण और प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से भी हुआ। भारत के कई क्षेत्रीय राज्य उस समय आपसी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में उलझे हुए थे। ये स्थिति कंपनी के लिए अत्यंत लाभदायक थी। कंपनी ने इन संघर्षों का उपयोग अपनी रणनीति के रूप में किया। वे अक्सर किसी एक राज्य का समर्थन करते और बदले में उससे राजनीतिक या आर्थिक अधिकार प्राप्त कर लेते। इसी समय एक महत्वपूर्ण नीति विकसित हुई, जिसे सहायक संधि कहा जाता है। इस नीति को विशेष रूप से लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय शासकों को अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना को अपने राज्य में रखने की अनुमति देनी पड़ती थी, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण शर्त जुड़ी होती थी। उस सेना के रखरखाव का खर्च उस राज्य को ही उठाना पड़ता था। यदि कोई राज्य इस खर्च का भुगतान नहीं कर पाता, तो कंपनी उस राज्य के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लेती थी। इस प्रकार धीरे धीरे कई भारतीय राज्य कंपनी के आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण में आ गए। इसी नीति के माध्यम से कंपनी ने भारत के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। कई शासक अपने राज्य को बचाने के लिए इन संधियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। इससे उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। 19वीं शताब्दी के मध्य में कंपनी ने एक और नीति अपनाई, जिसे लैप्स का सिद्धांत कहा गया। इस नीति को विशेष रूप से लॉर्ड डलहौजी के समय में लागू किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती थी, तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाता था। इस नीति के माध्यम से कई महत्वपूर्ण राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। उदाहरण के लिए सताहा, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों को इसी नीति के अंतर्गत कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार भारत के अनेक स्वतंत्र राज्य धीरे धीरे समाप्त होते गए। इन राजनीतिक नीतियों के साथ साथ कंपनी ने प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण भी मजबूत किया। उन्होंने कर व्यवस्था को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि अधिक से अधिक राजस्व ब्रिटिश शासन के पास पहुंचे। इससे भारतीय किसानों और कारीगरों की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती गई। कई क्षेत्रों में पारंपरिक उद्योग भी प्रभावित होने लगे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण वहां के उत्पादों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा था। इन उत्पादों को भारतीय बाजारों में बेचा जाने लगा, जिससे स्थानीय उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। इस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक संरचना दोनों कमजोर होने लगी। भारतीय समाज के कई वर्गों में असंतोष बढ़ने लगा। किसान, सैनिक, कारीगर और कई स्थानीय शासक ब्रिटिश नीतियों से असंतुष्ट हो गए। ये असंतोष धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह में बदलने वाला था। 1857 में भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झंझोर दिया। ये था इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। ये विद्रोह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष का परिणाम था। भारत के कई क्षेत्रों में लोग इस संघर्ष में शामिल हो गए और ब्रिटिश शासन को चुनौती देने लगे। हालांकि अंततः ये विद्रोह सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया और भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ उत्पन्न किया। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। ये केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था,
बल्कि ये उस गहरे असंतोष का परिणाम था जो लंबे समय से भारतीय समाज में बढ़ रहा था। किसान, सैनिक, शासक और आम जनता, सभी वर्गों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष था। जब ये असंतोष एक साथ प्रकट हुआ, तब उसने पूरे भारत को एक बड़े संघर्ष की स्थिति में पहुंचा दिया। इस घटना को इतिहास में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के दौरान भारत के कई क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन को चुनौती दी गई। कई भारतीय सैनिकों ने कंपनी की सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए। अनेक स्थानीय शासकों और नेताओं ने भी इस संघर्ष में भाग लिया। कुछ स्थानों पर विद्रोहियों ने अस्थायी रूप से प्रशासनिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। हालांकि प्रारंभिक सफलता के बावजूद ये विद्रोह अंततः असफल रहा। ब्रिटिश सेना ने धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह को दबा दिया और पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को ये स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारत में केवल एक व्यापारिक कंपनी के माध्यम से शासन करना अब संभव नहीं है। इसी कारण 1858 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को सीधे अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया। इसके साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शासन समाप्त कर दिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। इसका अर्थ था कि भारत का प्रशासन अब ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सम्राट के अधिकार में होगा। इस परिवर्तन ने भारत की राजनीतिक संरचना को पूरी तरह बदल दिया। ब्रिटिश शासन ने इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संगठित करने का प्रयास किया। नई नीतियां बनाई गईं, सेना का पुनर्गठन किया गया और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया गया। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता और भी सीमित हो गई। इस काल में ब्रिटिश सरकार ने कई सुधारात्मक नीतियां भी लागू की, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शासन को स्थिर बनाए रखना था। भारतीय समाज में धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और नए राजनीतिक विचारों का प्रसार होने लगा। इन्हीं परिवर्तनों के कारण भारत में एक नई राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ। शिक्षित भारतीयों ने धीरे धीरे ये महसूस करना शुरू किया कि देश की वास्तविक शक्ति भारतीय जनता के हाथों में होनी चाहिए। इस विचार ने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। इन संगठनों ने भारतीयों के अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी की मांग उठानी शुरू की। इस प्रकार भारत का राजनीतिक पतन केवल एक अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत भी था। औपनिवेशिक शासन ने भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को समाप्त किया, लेकिन उसी प्रक्रिया ने भारतीय समाज में स्वतंत्रता की आकांक्षा को भी जन्म दिया। आगे चलकर यही आकांक्षा एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हुई, जिसने अंततः भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार औपनिवेशिक काल भारत के इतिहास में एक ऐसा चरण बन गया जिसने देश की राजनीति, समाज और विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया और आधुनिक भारत के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार की।